रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, गैस की मात्रा बढ़ रही है, द अमाउंट ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग, तो एंट्रोपी भी बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर डेल्टा एन जी इज मोर देन जीरो तो डेल्टा एस इज मोर देन जीरो। गैस बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। गैस घट रही है, एंट्रोपी घट रही है। हीट जो होती है वो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि आपने अभी अभी देख लिया कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स का चेंज जीरो है। कंबशन किसी भी टेम्परेचर पे करा लो हमेशा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंबशन में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर तुम कोशिश ही ना करो ये तो गलत बात है। हेलो रफ्तारियंस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? लेक्चर नंबर 7 है थर्मोडायनेमिक्स का अपना आज, और आज के लेक्चर नंबर 7 में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो कल शुरू किया था एंट्रोपी, उस एंट्रोपी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपको पढ़ाऊंगा गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। कल के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझाया, एंट्रोपी के बारे में बताया। काफी बच्चों ने बहुत बढ़िया और बहुत एंथुसियास्टिक कमेंट्स किए। कुछ बच्चों ने ये भी लिखा है, मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज ये भी आया कि सर एंट्रोपी के बारे में कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। बहुत अच्छी बात है अगर आपको कुछ नया मिल रहा है तो, है ना। बहुत अच्छी बात है अगर आपको नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है उसी पर जब हमारी डेप्थ बनेगी तभी हम जाके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को डीप में समझना जरूरी है। कल हम लोग एंट्रोपी के थ्योरेटिकल पार्ट से डील कर लिए थे, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी गैस की जो एंट्रोपी का चेंज होता है वो होता है NCVM log T2 by T1, सॉरी 2.303 NCVM log T2 by T1 प्लस 2.303 NR log V2 by V1। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इस फॉर्मूले के केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था और इस फॉर्मूले के केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। 4 केसेस के मैंने आपको बताए थे। आइसोथर्मल के लिए लिया था 2.303 NR log V2 by V1, ठीक है ना। एडियाबेटिक के लिए कल आपको मैंने 0 बताया था। आइसोकोरिक के लिए लिखा था 2.303 NCVM log T2 by T1, और आइसोबारिक के लिए लिखा था 2.303 NCPM log T2 by T1। ये हम लोग बच्चों कर चुके थे, ठीक है ना। ये हम लोग कर चुके थे, इतना हम लोगों ने कल कर लिया था। आज करेंगे इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स। 3-4 क्वेश्चंस इसके ऊपर लेने हैं हमें एंट्रोपी के ऊपर। तो आइए एंट्रोपी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन एंट्रोपी। फर्स्ट, 5 मोल आइडियल गैस expands from 5 liter to 50 liter isothermally रिवर्सिबली, ठीक है ना। 5 मोल आइडियल गैस एक्सपैंड कर रही है 5 लीटर से 50 लीटर आइसोथर्मली रिवर्सिबली। फाइंड चेंज in entropy of the gas in joule per Kelvin। जूल पर केल्विन निकाल लो, जूल पर केल्विन में निकाल लो, या चलो कैलोरी पर केल्विन में निकाल लो। सॉल्यूशन आइसोथर्मली रिवर्सिबली है तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा एस आइसोथर्मल इज इक्वल टू 2.303 NR log V2 by V1। यही तो होता है, यही फॉर्मूला तो होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल का। ठोक दो फॉर्मूला,
2.303 5 मोल है, आर है 2, लॉग 50/5, लॉग 10 1 होता है, तो 2.303 इंटू 10 23.03 कैलोरी पर केल्विन, 23.03 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है ना, कैलोरी पर केल्विन। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया? पहला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 मोल आइडियल मोनो atomic gas is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin, 300 Kelvin to 600 Kelvin, 300 केल्विन से 600 केल्विन तक हमने क्या किया? इसे गर्म किया है। 300 केल्विन से 600 केल्विन तक गर्म किया है, which caused its volume to change from 2 लीटर to 4 लीटर। वॉल्यूम को चेंज कराया है 2 लीटर से 4 लीटर तक, ठीक है। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस इन जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन में निकालना है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में उसने अपने को प्रोसेस का नाम नहीं दिया। दिया है क्या? क्या उसने बताया कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है? नहीं। दूसरी बात यह कि इस प्रोसेस में दोनों ही चीजें चेंज हो रही हैं। गैस का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और गैस का वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग किसी प्रोसेस का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जनरल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। NCVM 2.303 NCVM log T2/T1 प्लस 2.303 NR log V2/V1, ये लगाने वाले हैं। मोनोटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, तो CVM क्या होगा? CVM होगा 3R/2। मोनोटॉमिक गैस का CVM कितना होता है? 3R/2 होता है, बताया था गामा वाली टेबल में। उठा के रख दो। डेल्टा एस गैस बराबर 2.303, 2 मोल है, 3R/2 log T2/T1 600/300 प्लस 2.303, सत्यानाश हो जाए इसका, इंटू 2 इंटू R log V2/V1, ठीक है ना। क्या हो गया ये काटे 2.303 3R log 2 प्लस 2.303 इंटू 2R log 2, कितना आ गया ये? 2.303 बाहर ले लो कॉमन, 3R log 2 और ये जोड़ के होगा 5R log 2। वैल्यू पुट करो, 2.303 log 2 की वैल्यू 0.3, 5 25/3 25/3 जूल पर केल्विन। सॉल्व कर लो। 10 2.303 इंटू 12.5 जूल पर केल्विन। आंसर आ गया। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये फॉर्मूले में डाल दिया, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल तो इस पर इस टाइप के ही बनते हैं, न्यूमेरिकल तो इसके ऊपर इस टाइप के ही बनते हैं, जहां पर आपको फॉर्मूले के अंदर केवल वैल्यू उठा के पुट करनी होगी, और कोई बहुत हाई फाई न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है नहीं। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं, चलो अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंट्रोपी is increasing, which of the following reactions entropy is increasing? आपके ऑप्शंस है A PCl3 गैस, Cl2 गैस gives PCl5 गैस, N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस, 2HI गैस, H2 गैस, I2 गैस, N2 गैस, चार रिएक्शनें दे दी हैं। पूछ रहा बताओ इसमें एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसमें होगी, एंट्रोपी किसमें बढ़ रही है, ये पूछ रहा है। चार रिएक्शनें दे दी, पूछ रहा है बताओ किसमें एंट्रोपी बढ़ रही है। अब हम जानते हैं कि जब गैस बढ़ती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, मतलब रिएक्शन में अगर गैस बढ़ रही होगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। गैस के मोल अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर रिएक्टेंट में प्रोडक्ट से जाने, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, गैस की मात्रा बढ़ रही है, द अमाउंट ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग, तो एंट्रोपी भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता लगेगा, अगर डेल्टा एन जी इज मोर देन जीरो तो डेल्टा एस इज मोर देन जीरो। गैस बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, गैस घट रही है, एंट्रोपी घट रही है। और अगर डेल्टा एन जी इज जीरो तो डेल्टा एस भी जीरो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग इस लॉजिक से सॉल्व करेंगे, डेल्टा एन जी के लॉजिक से। तो अल्टीमेटली आपको डेल्टा एन जी निकालना है। डेल्टा एन जी में निकालना आपको सिखा चुका हूं, सम ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका डेल्टा एन जी आएगा -1, 1 - 2, इसका आएगा -2, 2 - 4, इसका आएगा 0 और इसका आएगा 1। तो केवल इसी रिएक्शन के अंदर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, तो यही हमारा क्या होगी, यही हमारा आंसर होगी, ठीक है। यही क्या होगी, हमारा आंसर होगी। क्लियर है। तो डेल्टा एन जी की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां पर वो केमिकल रिएक्शन से डील करवाएगा, वी विल डील विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एन जी। एक और क्वेश्चन देखिए, ए से बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और ए से डी, ठीक है ना। 60 जूल पर केल्विन, देखो ए से बी, बी से सी, और ए से डी। शक्ल में मजा नहीं आ रहा है ग्राफ की, दोबारा बनाएंगे। ए से बी, बी से सी, सी से डी, या फिर ए से डी। तुम्हें क्या दे रखा है, तुम्हें दे रखा है 60 जूल पर केल्विन, तुम्हें दे रखा है 80 जूल पर केल्विन,
और ए से डी के बीच में एंट्रोपी चेंज तुम्हें दे रखा है 150 जूल पर केल्विन। डेल्टा एस सी से डी निकालना है। ये देखो डेल्टा एस सी से डी निकालना है, ठीक है ना। डेल्टा एस क्या निकालना है, सी से डी निकालना है। अब ये क्वेश्चन किस बात के ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन प्योरली कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। प्योरली कंसेप्ट क्या है, प्योर कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, प्योर कॉन्सेप्ट है। देखो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होती है, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इस क्वेश्चन में इनिशियल स्टेट ए है और फाइनल स्टेट है डी, और ए से डी तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक सीधा रास्ता है और एक रास्ता ये वाला है। एक तो सीधा रास्ता है और एक रास्ता ये वाला है जिसमें तुम बी सी और डी होते हुए जाओ। क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो जो चेंज इस रास्ते पर होगा वही चेंज इस रास्ते पर भी होना चाहिए। तो इस वाले पीले वाले रास्ते पे कितना चेंज हो रहा है, ए से डी, डेल्टा एस ए डी। इधर कितना हो रहा है, ए बी, बी सी, सी डी। भाई दिस प्लस दिस मिला के पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो जो वैल्यूज दी हैं वो रख दो। ये 150 है, ये 60 है, ये 40 है, तो डेल्टा एस सी से डी निकल आएगा 50 जूल पर केल्विन। डेल्टा एस सी से डी निकल आएगा 50 जूल पर केल्विन, यानी सी से डी के बीच में एंट्रोपी का जो चेंज हो रहा है ये 50 जूल पर केल्विन का हो रहा है। ऐसा एक क्वेश्चन एआईपीएमटी में आ चुका है, ऐसा एक क्वेश्चन एआईपीएमटी में आ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली कैसा क्वेश्चन हो गया, प्योरली एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया, दैट एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है ना, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। इस बात के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन सीधा सीधा गया। Which of the following statements is इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, इनरिवर्सिबल आइसोबारिक expansion of gas entropy of gas increases। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ गैस क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा, इनरिवर्सिबल आइसोथर्मल expansion of gas, entropy of gas remains constant, remains constant। ठीक है ना, in adiabatic expansion of gas, entropy of gas remains constant। ठीक है ना, D in reversible adiabatic expansion, effect of volume and temperature
कैंसल आउट, ये क्वेश्चन है। इसमें से आपसे पूछ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला कह रहा है रिवर्सिबल आइसोबारिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, एंट्रोपी ऑफ गैस इंक्रीजेस। चेक कर लेते हैं। रिवर्सिबल आइसोबारिक में डेल्टा एस होता है 2.303 NCPM log T2 by T1 या फिर 2.303 NCPM log V2 by V1, है ना। फॉर एक्सपेंशन V2 is more than V1, V2 is more than V1, that means delta S gas is positive, that means एंट्रोपी बढ़ रही है। चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। पहला तो सही है, ए चेक कर लिया, ए सही है। बी आइसोथर्मल के लिए वो कह रहे हैं भाई साहब कि एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। कहां से कांस्टेंट हो जाएगी? एंट्रोपी कैसे कांस्टेंट हो जाएगी? V2 V1 की वैल्यू अलग अलग है। जब तक ये log 1 नहीं होगा तब तक ये जीरो नहीं होगा पूरा। एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब डेल्टा इज जीरो, हो ही नहीं सकता। तो ये गलत है, बी सही हो गया हमारा, क्योंकि जो गलत है वही तो हमारे लिए सही है, जो गलत है वही तो हमारे लिए सही है। तीसरा, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंट्रोपी ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ सर, ये तो कल आपने बताया था आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, लेकिन बेटा मैंने ये बताया था कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है ना। इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। क्या यहां पर रिवर्सिबल मेंशन्ड है? नहीं मेंशन्ड है, ये गलत हो गया। मैंने कहा था जब तक रिवर्सिबल नहीं है तब जब तक वो क्वेश्चन में रिवर्सिबल लिख के नहीं देगा आप उसको रिवर्सिबल नहीं मानेंगे किसी भी कीमत पे। जब तक वो क्वेश्चन में रिवर्सिबल लिख के नहीं देगा आप उसे रिवर्सिबल नहीं मानेंगे किसी भी कीमत पे, पहले भी बता चुका हूं। एक बच्चा बोला कि सर आपने एडियाबैटिक प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी, हमें समझ में आ गया, आपने क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी से करी। सर इस वाले फॉर्मूले से भी तो करके बताओ। हमें इस वाले फॉर्मूले की फील नहीं आई कि इस वाले फॉर्मूले से जीरो कैसे होगा, इस वाले फॉर्मूले से जीरो कैसे होगा। तो मैं तुम्हें इस वाले फॉर्मूले की फील दिला देता हूं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब होता है तो उसके साथ में ही होती है एडियाबैटिक कूलिंग। उसके साथ में क्या होती है? एडियाबैटिक कूलिंग। इसका मतलब टेम्परेचर घटेगा। यानी डेल्टा एस गैस जीरो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जितना ये वाला फैक्टर एंट्रोपी को बढ़ाएगा एग्जैक्टली उतने से ही ये वाला फैक्टर एंट्रोपी को घटा देगा। तो अल्टीमेटली डेल्टा एस गैस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो टेम्परेचर कम होने से एंट्रोपी कम होगी, वॉल्यूम एक्सपैंड होने से एंट्रोपी बढ़ेगी। तो जितना ये बढ़ाएगा उतना ही ये घटा देगा, दोनों एक दूसरे को काटा कूटा करके बराबर कर देंगे। दैट इज वाई डेल्टा एस गैस बराबर जीरो आता है इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इन रिवर्सिबल, तो ये मैंने आपको इस वाले फॉर्मूले से भी फील दिला दी। तो डी भी सही है, तो हमारा आंसर होगा बी और सी। बी और सी दोनों गलत है, ए और डी दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, चलिए साहब, ये तो बात हुई एंट्रोपी की। अब एंट्रोपी से रिलेटेड जो चीज है जिसके लिए एंट्रोपी पढ़नी शुरू की थी उसकी बात करते हैं। कल मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए थे, जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, है ना। मतलब अब मैं क्या बताने वाला हूं? अब मैं आपको बताने वाला हूं एंट्रोपी की सहायता से। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं? एंट्रोपी की सहायता से
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं आपके सामने लिखूंगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका मैं आपके सामने एंट्रोपी स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है ना। इसके दो स्टेटमेंट होते हैं, एक मशीन स्टेटमेंट होता है और एक एंट्रोपी स्टेटमेंट होता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसका एंट्रोपी स्टेटमेंट, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसका एंट्रोपी स्टेटमेंट, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मशीन स्टेटमेंट। जब मैं गिब्स एनर्जी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका मशीन स्टेटमेंट। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू स्लॉट, अकॉर्डिंग टू स्लॉट, स्लॉट क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन एनी irreversible spontaneous process, any irreversible spontaneous process, entropy of universe always इंक्रीजेस। किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ती है। मतलब यूनिवर्स जो होती है वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा रैंडम होना चाहती है। आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये लाइन पढ़ी होगी, दैट यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग। यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग का मतलब ये नहीं है यूनिवर्स डायमेंशन वाइज एक्सपैंड हो रही है। भाई अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है इसका मतलब सारे प्लैनेट्स एक्सपैंड होंगे, अर्थ एक्सपैंड होगी। अगर अर्थ एक्सपैंड होगी तो अर्थ के एक्सपैंड होने से अर्थ का डायमीटर चेंज होगा, तुम्हारा शहर एक्सपैंड होगा, तुम्हारा घर एक्सपैंड होगा, कितना ही बढ़िया काम हो जाएगा। 100 गज जमीन खरीदे घर बना लो, कुछ समय के बाद वही जमीन 200 गज हो जाएगी, है ना। कुछ समय के बाद वही जमीन 500 गज हो जाएगी, कुछ समय के बाद वही जमीन 1000 गज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या मतलब है ना, अल्टीमेटली क्या मतलब है, ठीक है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा बढ़ती है। एक यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, इस लाइन का मतलब ये है कि यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी को बढ़ा रही है। यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी को बढ़ा रही है, ठीक है ना। यूनिवर्स अपनी किसको बढ़ा रही है, एंट्रोपी को बढ़ा रही है। तो यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग का मतलब है यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती है अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है और स्पॉन्टेनियस है तो। जैसे इसको मैं प्रूव करता हूं, देखो मैथमेटिकली तुम्हारे सामने, जैसे इसको मैं देखो प्रूव करता हूं तुम्हारे सामने। ये सिस्टम है। अब यूनिवर्स के लिए हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का रूल लेना पड़ेगा। ये सराउंडिंग है, प्रोसेस इरिवर्सिबल है। प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। तो प्रोसेस अगर बेटा इरिवर्सिबल है तो मतलब सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। तो इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और T1 जो होगा वो T2 के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है ना। T1 जो होगा वो T2 के बराबर तो नहीं होगा। मान लो T1 जो है वो T2 से कम है, हाँ चलो मान लो T2 जो है वो T1 से कम है। T2 क्या है, T1 से कम है। मतलब सिस्टम गर्म है, सराउंडिंग ठंडी है। सिस्टम गर्म है और सराउंडिंग ठंडी है, तो इसका मतलब हीट किधर से किधर जाएगी। हम जानते हैं सभी लोग कि हीट जो होती है वो ठंडी वस्तु की तरफ जाती है गर्म वस्तु की तरफ से, मतलब गर्म से ठंडी की तरफ जाती है। भाई आप गर्म चाय को रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो चाय ठंडी हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि चाय और गर्म हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी हीट रिलीज कर देती है। फ्रिज में से एकदम ठंडा पानी निकाला या बर्फ निकाली, वो थोड़ी देर में पिघल जाती है। क्यों, वो हीट खींचती है सराउंडिंग से। तो ऐसा क्यों होता है कि हीट हमेशा गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ ही जाती है, वाई, वो आपको यहां से साबित हो जाएगा, वो आपको यहां से साबित हो जाएगा। सिस्टम की एंट्रोपी होगी -Q/T1, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज T1, और सराउंडिंग की एंट्रोपी कितनी होगी, +Q/T2। सिस्टम ने हीट ली है, दी है, सराउंडिंग ने वही हीट ली है। अगर मेरे को यूनिवर्स की हीट निकालनी है
यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस क्यू अपॉन T1 प्लस क्यू अपॉन T2, या फिर Q बराबर आएगा Q T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। चेक करके देख लेना, इतना ही आएगा, और जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। इसलिए हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ये भी सेकंड लॉ का एक स्टेटमेंट है कि हीट जो होती है ये हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ बहती है। ये भी सेकंड लॉ का एक स्टेटमेंट है कि हीट जो होती है वो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि आपने अभी अभी देख लिया कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स का चेंज 0 है, ठीक है ना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर में तो एंट्रोपी ऑफ पानी घट रही है। अगर मैं पानी की बर्फ बनाऊं, पानी को फ्रीज करके उसकी बर्फ बनाऊं, अगर मैं पानी की बर्फ बनाऊं, अगर मैं पानी की बर्फ बनाऊं तो बर्फ बनने के प्रोसेस में तो पानी की एंट्रोपी कम हो रही है यार। और अगर पानी की एंट्रोपी कम हो रही है बर्फ बनने के प्रोसेस में, पानी की एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, एंड सिंस द एंट्रोपी ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग, सिंस द एंट्रोपी ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग, प्रोसेस शुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि मैंने तो बताया एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। लेकिन पानी अपने आप जम जाता है यार ठंडक में, क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एंट्रोपी जो बढ़ानी है वो किसकी बढ़ानी है? यूनिवर्स की बढ़ानी है। किसकी बढ़ानी है? यूनिवर्स की बढ़ानी है। समझ गए ना? एंट्रोपी किसकी बढ़ानी है? यूनिवर्स की बढ़ानी है। इस बात का ध्यान रखना है। एंट्रोपी जो है वो हमेशा किसकी बढ़ानी है? यूनिवर्स की बढ़ानी है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी तभी बढ़ेगी, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी तो पानी जब बर्फ बनेगा तो उसमें से हीट निकलेगी। पानी जब बर्फ में कन्वर्ट होगा तो उसमें से हीट निकलेगी, और वो हीट कहां डिस्ट्रीब्यूट होगी? सराउंडिंग में। और ये हीट सराउंडिंग में क्या करेगी? सराउंडिंग के पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाएगी तो मतलब एंट्रोपी बढ़ाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है। तो जो ओवरऑल डेल्टा एस यूनिवर्स आएगा, जो ओवरऑल डेल्टा एस यूनिवर्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसलिए पानी जम जाता है इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द वाटर, क्योंकि सेकंड लॉ में जो एंट्रोपी देखते हैं हम लोग, वो हम सिस्टम की एंट्रोपी नहीं देखते हैं, सराउंडिंग की एंट्रोपी नहीं देखते हैं, हम यूनिवर्स की एंट्रोपी देखते हैं। किसकी एंट्रोपी देखते हैं? यूनिवर्स की। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैच है कि यहां पर आपको एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स देखनी है। तो अगर किसी प्रोसेस में आपको दिखे कि नहीं इस प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, और फिर भी वो प्रोसेस हो रही है, दैट मीन्स उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ने का स्कोप होगा। ये तो हुई कहानी इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अभी पूरा नहीं हुआ है। इन एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, इन एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर एक प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या अंतर होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, लिखाया था ना। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो इनका टेम्परेचर ऑलमोस्ट बराबर होगा। सिस्टम का टेम्परेचर T है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने मान लिया कितना है? T माइनस डी टी है। सिस्टम का टेम्परेचर अगर T है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? T माइनस डी टी।
वैसे तो टी ही होगा, इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब बिल्कुल बराबर होंगे, लेकिन अगर मैं बिल्कुल बराबर कर दूंगा तो तुम्हें फिर हीट की कहानी समझ में नहीं आएगी, है ना। तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है तो थोड़ी सी हीट सिस्टम में से बाहर निकलेगी, थोड़ी सी हीट सिस्टम में से बाहर निकलेगी, ठीक है। थोड़ी सी हीट की वजह से सिस्टम की एंट्रोपी में थोड़ा सा चेंज होगा, माइनस डी क्यू बाई टी, और थोड़ी सी हीट खाने की वजह से सराउंडिंग की एंट्रोपी में भी थोड़ा सा ही चेंज होगा, टी माइनस डी टी, ठीक है। जब सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी थोड़ी थोड़ी बदली है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी भी थोड़ी सी ही बदलेगी। ds यूनिवर्स इज इक्वल टू ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग, ds यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन टी प्लस डी क्यू अपॉन टी माइनस डी टी, जैसे तुम सिंपली टी लिख सकते हो। तो ये आ गया जीरो, कट जाएंगे दोनों आपस में, यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इक्विलिब्रियम में रहने की वजह से यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि बेटा सिस्टम और सराउंडिंग जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो जैसे ही एक अपनी एंट्रोपी बढ़ाएगा दूसरा वाला तुरंत अपनी एंट्रोपी को घटा लेगा, जैसे ही एक अपनी एंट्रोपी को बढ़ाएगा दूसरा वाला एंट्रोपी को तुरंत घटा लेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, हमेशा हमेशा वो उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। एक लौंडा था जिसने इसको दिया था, इस रूल को, इसे कहते हैं ले चार्टले प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? ले चार्टले प्रिंसिपल। तो ले चार्टले प्रिंसिपल आप लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में। रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं ये किसमें होते हैं? ये होते हैं इक्विलिब्रियम में। और इसी इक्विलिब्रियम की वजह से जितने से सिस्टम की चेंज होती है उतने से ही सराउंडिंग की चेंज हो जाती है, लेकिन उल्टे सेंस में। सिस्टम अगर बढ़ाएगा सराउंडिंग उतनी ही घटा लेगी, सराउंडिंग अगर बढ़ाएगी सिस्टम अपनी उतनी ही घटा लेगा। अल्टीमेटली यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट बनी रहती है। अल्टीमेटली यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी स्टेटमेंट, या फिर मैं यूं कहूं कि हम लोगों ने एंट्रोपी की फॉर्म में सेकेंड लॉ को पढ़ लिया। सेकेंड लॉ को पढ़ लिया, उसको समझ लिया। सेकेंड लॉ को बारे में हमने एंट्रोपी की फॉर्म में डिस्कस कर लिया। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गई कहानी। अगर वो आपको प्रोसेस मेंशन नहीं करेगा, कभी मान लो उसने क्वेश्चन में प्रोसेस मेंशन नहीं करी कौन सी है, तो आप इरिवर्सिबल लेके चलेंगे। ठीक है, कौन सी लेके चलेंगे? इरिवर्सिबल। अगर वो आपसे ये मेंशन नहीं करेगा कि किस प्रोसेस की बात कर रहा है, तो आप फिर प्रोसेस को कौन सा लेके चलेंगे? आप लोग लेके चलेंगे उसको इरिवर्सिबल। कौन सा लेके चलेंगे? इरिवर्सिबल। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। चलो इस क्वेश्चन में तो उसने दे ही रखा है, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस ए डेल्टा यू बराबर 0, डेल्टा एस टोटल बराबर 0, डेल्टा यू नॉट बराबर 0, डेल्टा एस टोटल नॉट बराबर 0, डेल्टा यू नॉट बराबर 0, डेल्टा एस टोटल बराबर 0, डेल्टा यू बराबर 0, डेल्टा एस टोटल नॉट बराबर 0। नीट 2021 का क्वेश्चन है, बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कुछ भी हाथ भी नहीं चलाना है, केवल दिमाग चला के सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट अगर अपने को आते हैं तो फटाफट अपन इस क्वेश्चन को बना देंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है ना। इन प्लॉट से पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन
डेल्टा यू बराबर होता है 0। स्लॉट में पढ़ाया था ये फर्स्ट लॉ में, डेल्टा यू तो 0 होता है। तो डेल्टा यू अगर 0 हो गया तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता और ऑप्शन सी नहीं हो सकता, गायब हो गए। और इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन डेल्टा एस यूनिवर्स इज मोर देन 0। डेल्टा एस यूनिवर्स को यहां क्वेश्चन में डेल्टा एस टोटल बोला गया है, तो ये 0 होने के बराबर नहीं होगी। आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन में डेल्टा एस टोटल भी 0 दे रखी है, जो कि 0 नहीं होगी, जो कि 0 नहीं होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है ना? इज इट क्लियर? जी सर। अब ये सेकंड लॉ की कहानी हुई। अब हमारे सामने समस्या क्या है? हमारे सामने समस्या है कि जब हम स्लॉट के टर्म्स में एंट्रोपी पढ़ते हैं, सॉरी उल्टा बोल गया, एंट्रोपी के टर्म्स में जब हम स्लॉट पढ़ते हैं तो स्लॉट में हमें पढ़ना पड़ता है यूनिवर्स के बारे में। किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में। और मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी हम स्टडी करते हैं उसको हमें सिस्टम कहना होता है। लेकिन अगर मेरे को यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालनी है तो मेरे को सिस्टम की एंट्रोपी भी निकालनी पड़ेगी, और मुझे सिस्टम की एंट्रोपी भी निकालनी पड़ेगी, और मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? सराउंडिंग की एंट्रोपी भी निकालनी पड़ेगी। यानी कि मेरे को सिस्टम की स्टडी भी करनी पड़ेगी और सराउंडिंग की स्टडी भी करनी पड़ेगी, हाँ या ना? सिस्टम की स्टडी भी करनी पड़ेगी और सराउंडिंग की स्टडी भी करनी पड़ेगी। एक की हो नहीं रही है, दो की करनी पड़ेगी। एक हो नहीं रहा है, सिस्टम की करी नहीं जा रही है हमसे। अब सेकंड लॉ अगर हमें पढ़ना है तो फिर हमें सराउंडिंग की भी स्टडी करनी है। मतलब ये तो फ्री फंड का टॉर्चर हो गया। एक से हम निपट नहीं पा रहे हैं, दो कर दो भाई, लो ये सराउंडिंग की भी पढ़ो। तो ये तो लफड़ा है भाई, है ना? ये तो लफड़ा है, क्योंकि हमारी आदत सिस्टम से खेलने की है। इसलिए फिर यहां पर एक दूसरा पैरामीटर डिफाइन किया गया जिससे हम यूनिवर्स को पिक्चर से हटाएंगे। हम ऐसा कोई पैरामीटर चाहते हैं जिसको हम केवल सिस्टम के लिए यूज कर सकें, क्योंकि हम यूनिवर्स में केवल सिस्टम की स्टडी करने के लिए बैठे हैं। हम सराउंडिंग की स्टडी क्यों करें? अगर हमें सराउंडिंग की स्टडी भी करनी है तो फिर फायदा क्या हुआ? सिस्टम की स्टडी हम कर ही रहे हैं बाय डेफिनेशन, और सेकेंड लॉ के लिए हमें सराउंडिंग की स्टडी भी करनी है, तो हम तो बेवकूफ हो गए यार, है ना? तो बेवकूफी से बचने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जोसेफ विलार्ड गिब्स, और इसका हर्शल गिब्स से कोई लेना देना नहीं था। पहले ही बता दूं मैं, इसका हर्शल गिब्स से कोई लेना देना नहीं था, कोई इसका रिलेशन नहीं था, ठीक है? कोई इसका रिलेशन नहीं था। तो उसने एक फैक्टर डिफाइन किया जिसे हम बोलते हैं बेटा गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी? द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, किसी सिस्टम की एनर्जी का वो फ्रैक्शन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल work is called Gibbs free। किसी सिस्टम की एनर्जी का वो पार्ट, किसी सिस्टम की एनर्जी का वो पार्ट जिसको आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। सवाल आया यूजफुल एनर्जी क्या होती है, यूजफुल वर्क क्या होता है? यूजफुल वर्क होता है कोई भी वर्क, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी मैकेनिकल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, कोई भी और वर्क हो गया, वट एवर वर्क एक्सेप्ट पीवी वर्क। जो थर्मोडायनेमिक वर्क आपको पढ़ाया है उसको हम लोग यूजफुल वर्क नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते?
क्योंकि वो वर्क बाई डायरेक्शन होता है। सिस्टम सराउंडिंग पर कर सकता है, सराउंडिंग सिस्टम पर कर सकती है। आप सिस्टम पर वर्क कर सकते हो, आप सिस्टम पर वर्क कर सकते हो, सिस्टम पर वर्क कर सकते हो, और सिस्टम आप पर वर्क कर सकता है। इसलिए वो नॉन यूजफुल हुआ, क्योंकि जितना आप सिस्टम को वर्क दोगे सिस्टम आपको उतना वापस भी दे सकता है, तो आप उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे, है ना, उसका आप कोई यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वर्क सिस्टम की एनर्जी को चेंज करने में खर्च होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो वर्क सिस्टम की एनर्जी को खर्च करने में, चेंज करने में खर्च होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उससे आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वर्क तो डेल्टा यू में जाके खर्च हो जाएगा। दैट इज वाई पीवी वर्क को हम लोग यूजफुल वर्क नहीं मानते। यूजफुल वर्क का हम लोग, यूजफुल वर्क में हम उसे काउंट नहीं करते। उसके अलावा जितने भी वर्क इस दुनिया में हो रहे हैं वो सारे के सारे वर्क जो होते हैं वो यूजफुल वर्क की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं, वो सारे के सारे यूजफुल वर्क की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन जब किया गया था, तो गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन करने वाले साइंटिस्टों ने, जब इसने साइंटिस्ट को इसको डिफाइन किया गया था, तो इसको डिफाइन किया था G बराबर H माइनस टी एस, H माइनस टी एस। तो G जो होता है उसको डिफाइन हम लोग करते हैं H माइनस टी एस पे। अब H माइनस टी एस में H क्या होता है, एंथैल्पी। एंथैल्पी कहां पिक्चर में आती है, कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो G इज डिफाइंड एज कांस्टेंट, G is defined at constant pressure and constant temperature। अब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसको डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या ये केवल आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डिफाइन है? नहीं, ऐसा नहीं। डिफाइन ये हर प्रोसेस के लिए है। यहां जो कांस्टेंट प्रेशर है वो कांस्टेंट प्रेशर एक्चुअली एक्सटर्नल प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर है वो क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। गैस का प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखना है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। और जो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, वो सिस्टम का कांस्टेंट नहीं है, वो एम्बियंस का कांस्टेंट है, मतलब आसपास का टेम्परेचर कांस्टेंट है, आसपास का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर होने वाली प्रोसेसेस कौन सी होती हैं? केमिकल रिएक्शन खुले बर्तन में हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन खुले बर्तन में हो रही है, A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। एक केमिकल रिएक्शन यदि खुले बर्तन में हो रही है तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, P एटमॉस्फेरिक, और जो इस बर्तन का टेम्परेचर है वो इस पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर है। दैट मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर बाय डिफॉल्ट होती है। और जब हमने G को डिफाइन किया है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एम्बिएंट टेम्परेचर पर, आसपास के टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि गिब्स फ्री एनर्जी इज स्पेशली यूजफुल फॉर केमिकल रिएक्शंस। ये स्पेशली यूजफुल फॉर केमिकल रिएक्शंस होती है, ये स्पेशली यूजफुल फॉर केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। तो जी का जो कॉन्सेप्ट है ये स्पेशली यूजफुल फॉर केमिकल रिएक्शंस है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जी का प्रयोग क्या करते हैं, स्पेशली यूजफुल फॉर केमिकल रिएक्शंस। और जी का बेसिकली प्रयोग क्या है, जी इज यूज्ड एज याद है ना आपको सेकेंड लॉ को पढ़ने की शुरुआत क्यों हुई थी? सेकेंड लॉ को पढ़ने की शुरुआत इसलिए हुई थी कि हम ये जानना चाहते थे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती क्यों है। इस पर्पस के लिए हमने दो तरह के फंक्शन डिफाइन किए थे, एनर्जी क्राइटेरिया और रैंडमनेस क्राइटेरिया। रैंडमनेस क्राइटेरिया एंट्रोपी क्राइटेरिया था, जिससे हम सारी प्रोसेस को उस समय डिफाइन नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि उस समय हमें यह लग रहा था
कि सिस्टम की एंट्रोपी से रिलेशन है, सिस्टम की एंट्रोपी का चेंज होना चाहिए, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। लेकिन सेकंड लॉ ने हमें बताया कि भैया सिस्टम की नहीं बढ़नी चाहिए, यूनिवर्स की बढ़नी चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स की हमेशा बढ़ती है एंट्रोपी। लेकिन फिर हमें समझ में आया कि यार अगर यूनिवर्स के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हमें सराउंडिंग की स्टडी भी करनी पड़ेगी, और सराउंडिंग तो बहुत बड़ी होती है, सराउंडिंग तो बहुत बड़ी होती है। तो इतनी बड़ी सराउंडिंग में भाई सिस्टम, मान लो मैंने अपने कमरे को सिस्टम मान लिया, अब मेरे कमरे में अपने कमरे को यूनिवर्स मान लिया, तो मेरे कमरे में मैं सिस्टम हूं। अब मेरे कमरे में दुनिया भर का एनर्जी ट्रांसफर चल रहा है, कितने एनर्जी ट्रांसफर पढ़ूंगा मैं? इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हर कोई एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, हीट इधर से उधर हो रही है, कितना पढ़ लूंगा, कितना पढ़ लूंगा? और मैं सराउंडिंग क्यों पढ़ूं? मैं सराउंडिंग क्यों पढ़ूं? इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो बेसिक पिक्चर है वो क्या है? वो बेसिक पिक्चर ये है, ठीक है। चलो अब देखना मेरी बात को ध्यान से, ये सिस्टम है, इसने क्यू की हीट निकाल के सिस्टम सराउंडिंग को दी, क्यू की हीट निकाल के इसने सराउंडिंग को दी। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है? कांस्टेंट एम्बिएंट टेम्परेचर पर डिफाइन किया है। तो हमें किसका प्रेशर कांस्टेंट करना है? सराउंडिंग का। किसका टेम्परेचर कांस्टेंट करना है? सराउंडिंग का, सिस्टम का नहीं, सराउंडिंग का। प्रेशर भी कांस्टेंट, सराउंडिंग का, ठीक है, ठीक है। चलो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा? क्यू अपॉन टी, क्यू सराउंडिंग अपॉन टी। सराउंडिंग कांस्टेंट प्रेशर पे, सराउंडिंग किस पे है? कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर सराउंडिंग जो हीट लेगी, कांस्टेंट प्रेशर पे सराउंडिंग जो हीट लेगी उसे बोलूंगा मैं डेल्टा एच सराउंडिंग, कि कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच होता है। और सराउंडिंग जो हीट लेगी, क्या मैं उसे बोल सकता हूं माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। क्योंकि अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी सिस्टम की घटेगी, अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी सिस्टम की घटेगी। सराउंडिंग में से हीट अगर आ रही है सिस्टम में से तो आ रही है। इसका मतलब देखो, अब अगर मैं यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालूं तो वो होगा सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। इसकी जगह मैं लिख दूंगा डेल्टा एस सिस्टम माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम अपॉन सराउंडिंग का टेम्परेचर टी। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस पहले मैं लिख दूं इसे डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी, और डेल्टा एच सराउंडिंग किसके बराबर होगा? डेल्टा एच सिस्टम के बराबर होगा अपॉन टी। टी डेल्टा एस यूनिवर्स बराबर हो जाएगा टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। एलसीएम लेके टी को उधर ले गया। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स बराबर डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। लिख सकता हूं माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स को बोल दिया डेल्टा जी, डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ये लीजिए, ईच एंड एवरीथिंग हियर इज फॉर द सिस्टम, एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, इस इक्वेशन को बच्चों बोलते हैं हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या बोलते हैं? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और ये इक्वेशन बच्चों हमें बता क्या रहा है?
ये इक्वेशन हमें बड़ी मजेदार बात बता रहा है, ये इक्वेशन हमें बड़ी मजेदार बात बता रहा है। अगर मैं लिखूं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम, ठीक है। डेल्टा एच सिस्टम क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी या फिर क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर क्या हो गया, टी डेल्टा एच सिस्टम, टी डेल्टा एच सिस्टम। टी डेल्टा एच सिस्टम, ठीक है ना। ये वो हीट है जो एंट्रोपी बढ़ाने में गई, किसी काम की तो नहीं हुई, इससे वर्क तो नहीं हुआ। ये तो वो हीट है जो एंट्रोपी बढ़ाने में खर्च हो गई, हाँ या ना। तो देखो डेल्टा एच के बारे में तुम्हें बताया था मैंने, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये क्या हो गई, ये हो गई यूजलेस एनर्जी। तो ये क्या बची, टोटल में से यूजलेस घटा दोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा यूजफुल एनर्जी। मतलब यूजफुल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी में से टी डेल्टा एस को घटा दोगे तो यूजफुल एनर्जी मिलेगी। इसको मैं कैसे कह सकता हूं, अन्य शब्दों में इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, किसी सिस्टम की सारी एनर्जी कभी भी यूजफुल नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ हिस्सा एंट्रोपी चेंज करने में भी खर्च होगा, कुछ हिस्सा एंट्रोपी चेंज करने में भी खर्च होगा। दैट मीन्स गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमसे कहती है कि ऑल द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कांट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क as there will be as some heat given will change the entropy of system। कुछ हीट अगर आप सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो वो सारी की सारी एनर्जी कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा। ये कुछ एनर्जी सिस्टम की एंट्रोपी में बदल जाएगी। आप खाना खाते हैं, आपको खाने से एनर्जी मिलती है, सारी की सारी एनर्जी आप काम में नहीं लगा लेते, कुछ एनर्जी आपकी बॉडी में फैट बनके, फैट स्टोरेज बनके स्टोर हो जाती है, जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करती है, आपकी बॉडी का एंट्रोपी चेंज करती है, ठीक है ना। सेम चीज है। या फिर इसको मैं यूं बोलूं कि भैया इट इज इम्पॉसिबल टू मेक a 100% एफिशिएंट मशीन। कब बनेगी वो, जब टी डेल्टा एस वाली टर्म जीरो हो जाए। कब बनेगी वो, जब टी डेल्टा एस वाली टर्म जीरो हो जाए, इसके अलावा तो बन नहीं सकती। कब बनेगी वो, जब टी डेल्टा एस वाली टर्म जीरो हो जाए, इसके अलावा तो बन नहीं सकती। इसका मतलब, क्योंकि तभी टोटल एनर्जी यूजफुल के बराबर होगी। इसका मतलब आप लोग 100% एफिशिएंट मशीन कभी नहीं बता सकते, क्योंकि आप जब भी कभी सिस्टम को एनर्जी दोगे, सिस्टम को हीट दोगे, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ एनर्जी एंट्रोपी बढ़ाने में खर्च हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं सेकंड लॉ का मशीन स्टेटमेंट, सेकंड लॉ का इंजन स्टेटमेंट, या फिर कार्नोट स्टेटमेंट। कार्नोट इंजन जो होता है उसमें एक सोर्स होता है, ठीक है ना। जनरली ये सोर्स क्या होता है, पेट्रोल की टंकी। ये हायर टेम्परेचर पे होता है, यहां पर कंबस्टन होता है, ठीक है। इस कंबस्टन से हीट निकलती है, इंजन उस हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हीट देता है वो, इंजन कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर देता है। और एक सिंक होती है जो लोअर टेम्परेचर पे होती है,
बाकी की हीट वो सिंक को भेज देता है। सिंक यानी कि साइलेंसर। और इंजन इस तरह से काम करता है, ठीक है ना, इंजन इस तरह से काम करता है। अब अगर आप चाहो कि हीट बिल्कुल भी सिंक में जाए ही ना, सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, तो नहीं हो सकता। अभी मैंने आपके सामने साबित किया। दैट मीन्स आप ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते, ऐसा इंजन आप बना ही नहीं सकते जिसमें सिंक ना हो, मतलब बिना साइलेंसर की गाड़ी नहीं बना सकते। साइलेंसर लगाना जरूरी है, बिना साइलेंसर के गाड़ी काम ही नहीं करेगी, चलेगी ही नहीं। बिना साइलेंसर के गाड़ी चलेगी ही नहीं। ऐसा इंजन बन ही नहीं सकता जिसमें साइलेंसर ना हो, ठीक है। ऐसा इंजन बन ही नहीं सकता जिसमें साइलेंसर ना हो, जिसमें साइलेंसर ना हो, ठीक है। हाँ जी, तो हमारी बॉडी में भी साइलेंसर होता है ना। तो जिस साइलेंसर वाली प्रोसेस का आप सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, है ना, उत्तमम दददात पादम मध्यम पादम थुच्चुक थुच्चुक, वो बेसिकली ये साइलेंसर है हमारी बॉडी का। ये बॉडी का साइलेंसर है, समझ रहे हो। हाँ, ये साइलेंसर अगर काम नहीं करता ना तो बॉडी में बेचैनी शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऐसा इंजन आप बना ही नहीं सकते, ऐसा खाना आप खा ही नहीं सकते कि कुछ एनर्जी थुच्चुक थुच्चुक करके बाहर ना निकले। सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स पे चल रहा है, समझ रहे हो। ठीक है भाई, थुच्चुक थुच्चुक, चले आगे, चले आगे, चलो ओके। अभी मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि डेल्टा जी का प्रयोग हम लोग स्पॉन्टेनिटी के लिए करते हैं, क्योंकि डेल्टा जी सब कुछ हमें केवल सिस्टम की इंफॉर्मेशन से निकाल के दे देता है। ऑल आई नीड इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम, ऑल आई नीड इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम, ऑल आई नीड इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ऑल आई नीड इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेप्ट दैट आई डू नॉट नीड एनीथिंग, एक्सेप्ट दैट आई डू नॉट नीड एनीथिंग। तो डेल्टा जी कैसे काम करता है देखिए। डेल्टा जी बराबर होता है माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स, होता है। अब ये जो डेल्टा एस यूनिवर्स होता है, इसके दो वेरिएशंस होते हैं। अगर तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, अगर तो प्रोसेस क्या है, इसके दो वेरिएशंस हैं। सत्यानाश हो जाए इसका, बदतमीज, थुच्चुक थुच्चुक। अगर तो प्रोसेस है इरिवर्सिबल, ठीक है ना, अगर तो प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल है, तो भाई साहब इरिवर्सिबल प्रोसेस की पिक्चर क्या बनेगी? इरिवर्सिबल प्रोसेस की पिक्चर ये बनेगी कि उसमें डेल्टा एस यूनिवर्स होगा पॉजिटिव, यानी डेल्टा जी को होना पड़ेगा नेगेटिव। क्योंकि टेम्परेचर तुम ले रहे हो केल्विन स्केल में, केल्विन स्केल में, और केल्विन स्केल में टेम्परेचर कभी पॉजिटिव हो, टेम्परेचर कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो इसका मतलब डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। और प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है, और प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू होता है 0। तो डेल्टा जी बराबर होगा 0। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा जी 0 होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा जी लेस देन 0 होता है फॉर स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है ना। ऐसा तो होगा ही, बट ऑब्वियस है यार। देखो डेल्टा जी लेस देन 0 का क्या मतलब है कि गिब्स फ्री एनर्जी घट रही है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, सिस्टम खुद वर्क करेगा, और अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी, तभी तो वर्क करेगा। जैसे जैसे सिस्टम वर्क करता रहेगा उसकी एनर्जी घटती जाएगी कि नहीं घटती जाएगी?
ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम दिन भर पढ़ाई करने के बाद और ज्यादा एनर्जाइज हो जाते हो, कि दिन भर तुमने पढ़ाई कर ली अब तुम्हारे अंदर और एनर्जी आ गई। ऐसा तो नहीं होता ना, थकान होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि तुम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर रहे हो, वर्क डन तुम खुद कर रहे हो, वर्क डन तुम खुद कर रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी घटेगी ना, थकान होगी ना। सिस्टम खुद वर्क डन कर रहा है, सिस्टम को थकान होगी, क्योंकि जो वर्क वो कर रहा है वो कहां से कर रहा है? गिब्स एनर्जी से ही तो कर रहा है। तो जैसे जैसे वर्क करता जाएगा उसकी गिब्स एनर्जी कम होती जाएगी, डेल्टा जी इज लेस देन 0। अगर मान लो सिस्टम वर्क कर रहा है, तुम वर्क कर रहे हो और तुमने मुंह में एनर्जी ड्रिंक का स्ट्रॉ लगा रखा है, एक ऐसा सिस्टम बना दिया मैंने, जितनी वर्क में तुम्हारी एनर्जी घटी तुमने उतनी ही पी ली, स्ट्रॉ से ड्रिंक पी ली, एनर्जी ड्रिंक रेड बुल पी ली, उतनी एनर्जी तुम्हारे पास वापस आ गई। फिर तुमने थोड़ा काम किया, फिर तुमने उतनी एनर्जी पी ली, तो क्या तुम्हारी गिब्स फ्री एनर्जी में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितनी तुम वर्क में घटा रहे हो उतनी मैं तुम्हें सराउंडिंग से दे दे रहा हूं। तो मतलब अल्टीमेटली तुम्हारी डेल्टा जी कितनी हो गई बेटा? 0 हो गई। ठीक है ना? डेल्टा जी जो हो गई वो कितनी हो गई? वो हो गई लेस 0 हो गई। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है? उसके लिए डेल्टा जी होता है 0। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसके लिए डेल्टा जी होता है लेस देन 0। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस को ही काउंट करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़े, है ना, तो अगर कहीं पर वो स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा है, कहीं पर अगर वो स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा है, तो स्पॉन्टेनिटी की बात करते समय हम डेल्टा जी इज लेस देन 0 की बात करते। इज इट क्लियर? Condition for spontaneity for various reactions। मैंने आपसे कहा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपसे कहा जो गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर, गिब्स फ्री एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, और जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन केमिकल रिएक्शंस में अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस की पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। तो इन पॉसिबिलिटीज को किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे, इन पॉसिबिलिटीज को किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे और किस केस में रिएक्शन स्टेबल होगी, वो हमें देखना है। डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू, कंडीशन फॉर डेल्टा जी लेस देन 0। देखिए इस केस में जो कंडीशन आके फंसेगी वो फंसेगी टेम्परेचर के ऊपर। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। इसको मैंने यूं लिख लिया क्योंकि इससे हमें होगा फायदा, समझने में आसानी होगी, है ना। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब मान लो डेल्टा एच है नेगेटिव और डेल्टा एस है पॉजिटिव। टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये भी नेगेटिव। भाई अगर डेल्टा एस पॉजिटिव तो ब्रैकेट के अंदर वाला माल पूरा नेगेटिव, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ा तो नेगेटिव, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ा तो नेगेटिव। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई, टेम्परेचर पे क्या खत्म हो गई? डिपेंडेंस खत्म हो गई। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा ही क्या आएगा? ऐसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा? ऐसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा स्पॉन्टेनियस आएगा। तो ये हो गया ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। दूसरा केस, जैसे कि कंबस्शन किसी भी टेम्परेचर पे करा लो हमेशा होता है। कंबस्शन किसी भी टेम्परेचर पे करा लो हमेशा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंबस्शन में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि सारा का सारा जो वोलाटाइल मटेरियल होता है वो गैसेस में कन्वर्ट होता है, तो एंट्रोपी बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ती है। डेल्टा एच इज लेस देन 0, डेल्टा एस इज लेस देन 0।
डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन इस बार एंट्रोपी घट रही है। ये तो नेगेटिव है, लेकिन अब ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है मतलब अब ये पॉजिटिव है। हमें आंसर लाना है नेगेटिव, यानी कि हमें इसे जिताना है। ये कब जीतेगा? जब टेम्परेचर लोअर होगा। ये कब जीतेगा? जब टेम्परेचर लोअर होगा, तभी वो। तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो ऐसी प्रोसेसेस जहां पर वो केवल लो टेम्परेचर पर ही स्पॉन्टेनियस होती हैं। इसका एग्जांपल पहली वाली का कंबस्टन, इसका एग्जांपल एड्सॉर्प्शन, इसका एग्जांपल एड्सॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 12वीं क्लास के अंदर, ठीक है ना। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है? सॉलिड के सरफेस पर जाके गैस का मॉलिक्यूल बाउंड हो जाता है। तो ये गैस पहले खुली घूम रही थी, आवारा थी, अब इसने आके सॉलिड पे बॉन्ड बना लिया, तो मजबूर हो गई है, मोशन कम हो गया इसका, एंट्रोपी घट गई, ठीक है। और नया बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी निकली है, ठीक है। तीसरा केस है एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाए, एंट्रोपी भी बढ़े। मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव। तो मैं आंसर लाना नेगेटिव, मतलब इसे जिताना है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा तभी जीतेगा ये। इसलिए अधिकतर जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस होती हैं। अधिकतर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस होती हैं, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेल्टा एच इज मोर देन जीरो, डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। डेल्टा एच इज मोर देन जीरो, डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। टेम्परेचर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब डेल्टा जी हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। दो पॉजिटिव नंबर जुड़ेंगे, डेल्टा जी भी क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन को भगवान भी स्पॉन्टेनियसली नहीं करा सकते। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस नेगेटिव होगा, ऐसी रिएक्शन हमेशा ही क्या होगी? हमेशा ही क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। ऐसी रिएक्शन हमेशा ही क्या होगी? ऐसी रिएक्शन हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इस तरह से आप रिएक्शन के नेचर के बेसिस पे जज कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी और कोई रिएक्शन किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, किस कंडीशन में कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और किस कंडीशन में वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। तो इस पर दो तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। पहले तरह के क्वेश्चंस तो आपको यही वाले मिलेंगे जो अभी मैंने आपको कराए हैं, मतलब ये जो टेबल मैंने आपको बताई है, है ना। ये जो टेबल मैंने आपको बताई है, पहली कैटेगरी के क्वेश्चन तो यही हैं। आइए दो क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर ताकि आपको फीलिंग आए कि हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू 35.5 किलो कैलोरी पर मोल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 83.6 जूल पर केल्विन, ठीक है ना। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट A
T मोर देन 425 केल्विन, T लेस देन 425 केल्विन, 425 केल्विन, देखो ये क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने का दो तरीका होता है, इस टाइप के क्वेश्चन करने का दो तरीके होते हैं, या तो मैथ में उलझ लो, है ना, या तो मैथ में उलझ लो, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी लगा लो, लेकिन तुम मैथ वाले हो नहीं, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम मैथ में उलझो। पहली बात तो देखो डेल्टा एच है पॉजिटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव वाली रिएक्शन कभी भी ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती नहीं है, तो ये तो मैंने यहां से देखते ही स्ट्राइक ऑफ कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे? सबसे आसान मेथड बताता हूं इसे करने का। मेथड 2 स्टेप का मेथड है। फर्स्ट, फाइंड टी इक्विलिब्रियम, फाइंड टी बाई पुटिंग डेल्टा जी बराबर 0, डेल्टा जी बराबर 0 रख के टी निकाल लो, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये निकाल लो। ये वो पॉइंट होगा जहां पर डेल्टा जी बराबर होगा 0, यह तुम्हारा आंसर नहीं होगा। तो एक बार तुमने टी बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस निकाल लिया, एक बार तुमने टी बराबर डेल एच अपॉन डेल एस निकाल लिया, ठीक है ना, फिर देख लो, चेक कर लो, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो तुम्हारा जो आंसर होगा टीएसपी, टीएसपी मतलब जहां पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से बड़ा होगा। ठीक है। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बड़ा होगा, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जो टीएसपी होगा वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से छोटा होगा। ठीक है। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो इससे आसान तरीका है नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे आसान तरीका है नहीं सॉल्व करने का इसे। तो इसे मैं कहता हूं रिट्रिक मेथड, इसे मैं कहता हूं रिट्रिक मेथड, क्योंकि इससे आसान कोई तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है नहीं। तो अब सॉल्व कर लो इस वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से। टी बराबर निकालो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले टी निकाल लो, डेल्टा जी बराबर 0 पुट किया, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस 35.5 इंटू 1000 83.6, ये मैं तुम्हें बता देता हूं 425 केल्विन आएगा। ऑप्शन देख के पता लग गया था मेरे को। ठीक है। अब रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो जो फॉर स्पॉन्टेनिटी जो टेम्परेचर होगा ना वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस यानी कि 425 से ज्यादा होना चाहिए। आंख बंद करके आंसर आ गया, ना मैथ लगानी ना इनइक्वालिटी घुसानी, कुछ नहीं करना। इस मेथड में सब कुछ फंसा हुआ है पहले से ही, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस निकालना है, और जो यहां डेल्टा एच का साइन होगा वही यहां पर बीच में साइन आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सिंपल। ये बड़ा तो ये बड़ा, ये छोटा तो ये छोटा, सिंपल। ठीक है, ठीक है। एक और देखो इसी थीम पर। थैंक यू हो गया यार, है यार, थैंक यू हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ट्रिक ट्रुक सब लिखी हुई है ना, कोई बात नहीं। आओ देखें, डेल्टा एच बराबर तुम्हें दे दिया मैंने माइनस 125 किलो कैलोरी पर मोल, माइनस 125। क्या मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है? हाँ सर, थोड़ी सी तो कर दी है आपने, थोड़ी सी तो गड़बड़ सड़बड़ कर दी है आपने सर।
हाँ गड़बड़ है ना, क्या गड़बड़ है सर? ये गड़बड़ है कि आपने यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया। फिर बच्चे कमेंट में लिखेंगे कैलोरी पर केल्विन है, ठीक है, 6 मिनट में। डेल्टा एच बराबर -50 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एस बराबर -125 जूल पर केल्विन, ये दे दिया। अब वही सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे जो मैंने आपसे पहले पूछा है। ऑल टेम्परेचर T लेस देन 400 केल्विन, या इसको मैं ऐसे ले लेता हूं 390 केल्विन, 410 केल्विन, 400। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जैसे मैंने अभी बताया था। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले आप डेल्टा एच बाई डेल्टा एस निकालोगे। इस बार एंडोथर्मिक के लिए दिखेगा, एक्सोथर्मिक के लिए पूछ लिया है तो -50,000 और पास -125, 400 आ गया ये केल्विन में। अब रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच इज लेस देन 0, दैट मीन्स जो साइन डेल्टा एच में लगेगा वही साइन यहां लग जाएगा। 400 केल्विन से कम वाले पे स्पॉन्टेनियस होगी क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती है। बी ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने को इस पे मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, इतना रखते हैं आज के लिए। कल आपको कराऊंगा इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस। टुमारो वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है ना। कल के लेक्चर में थर्मोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे। अपना ये चैप्टर बिल्कुल आखिरी मोड़ पर पहुंच गया है। कल वेडनेसडे है तो भाई फ्राइडे अपने को ये चैप्टर खत्म करना है, तो फ्राइडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ताकि नए हफ्ते में नए चैप्टर के साथ एक नई शुरुआत की जा सके, ठीक है ना। तो आपसे मिलता हूं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमेशा याद रखिए लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, 3 और 2 कभी 4 नहीं होती। धन्यवाद।